जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं रोहित चौहान, सिंगर एंकर अंबेडकर नेशन चैनल को शुभकामनाएं देता हूं कि अंबेडकर नेशन ने बहुजन मूल निवासी, वंचित और महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों की आवाज उठाने का बीड़ा उठाया है। सभी देशवासियों को मेरा जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय संविधान। मैं गौतम रत्ना अंबेडकर नेशन चैनल से, और आज हैं हम फतेहाबाद आगरा में, और यहाँ पर ध्रुव निषाद जी हैं जो निषाद समाज से आते हैं, और बात करेंगे अभी फूलन देवी जी का जो शहादत दिवस अभी गया है, तो वो उसी समाज से आते हैं। और फूलन देवी जी एक बहुजन समाज के एक नायिका और एक आइकॉन हैं, जो जिनके पूरे ज़िंदगी को अगर आप पढ़ेंगे और समझेंगे तो आपको लगेगा कि कोई भी महिला या कोई भी लड़की किसी भी अत्याचार का बदला ले सकती है। और ज़्यादा उनसे बात करेंगे, वो बताएंगे बहुजन नायिका फूलन देवी जी के बारे में। तो ध्रुव जी, आप फूलन देवी जी के बारे में, उनकी ज़िंदगी के बारे में कितना जानते हैं, और किस तरह से आप उनको समझ पाए अभी तक, और उन्होंने किस स्थिति को झेला इस देश के अंदर, जो यहाँ का सिस्टम है इस देश का, जो जातिवादी सिस्टम भी है और महिलाओं का घोर विरोधी सिस्टम आज भी किसी न किसी रूप में जिंदा है। संविधान से ज़्यादा कहीं ना कहीं इस देश के अंदर आज भी मनुष्य की मानसिकता और पुरुष प्रधान देश के रूप में यहाँ पर जो सिस्टम चलता है, उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? सबसे पहले जय भीम, जय भारत। आपको बता देना चाहता हूँ कि अभी 25 तारीख को बहन फूलन देवी का शहादत दिवस था। उस पर पूरे भारत में बहुजन समाज के लोगों के साथ साथ सर्व समाज के लोगों ने भावुक तरीके से श्रद्धांजलि दी, और सबसे ज़्यादा निषाद कश्यप समाज के साथ साथ बहुजन समाज के लोगों ने बहन फूलन देवी की कमी महसूस की। वो भी समय था जब फूलन देवी जी सांसद थी। पूरा निषाद कश्यप समाज बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ जी रहा था, हर जगह आज़ादी की सांसें ले रहा था। वो कह रहा था कि हमारी बहन जी फूलन देवी जी हैं, अगर हमारे साथ अगर दोबारा ऐसे अत्याचार होते हैं तो फूलन देवी जी हमारा बदला लेने के लिए तैयार हैं। परंतु फूलन देवी के दुश्मनों को, साथ साथ निषाद कश्यप समाज के उत्पीड़न करते हैं उन लोगों को ये मंजूर नहीं था कि निषाद कश्यप समाज कुछ खुशहाल जीवन जी सके। उसके साथ ही आपको बता देना चाहता हूँ, फूलन देवी जी का नाबालिगी में शादी हो गई। शादी होने के बाद उन पर इतने उत्पीड़न हुए ठाकुर समाज के लोगों ने किए, क्योंकि मुझे कहने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि किए थे। 22 उनके साथ जितना अत्याचार हुआ, साथ ही किसी महिला के साथ हुआ था। एक तो सरकार पे ये सवाल उठता है कि नाबालिगी में शादी कैसे हो गई। प्रशासन क्या कर रहा था? बाबा साहब का जो दिया हुआ संविधान है उसके अंदर किसी नाबालिग की शादी करना एक जुर्म है। एक नाबालिग की शादी होना बहुत बड़ा जुर्म माना जाता है और उसे सलाखों के पीछे भेजा जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि शादी कराने वाले उनके माँ बाप थे या कोई समाज का आदमी था या कोई गांव का आदमी था, मगर हुई कैसे शादी? शादी होने के बाद उन पर अत्याचार हुए। अत्याचार इतने हुए कि शायद ही इस भारत में किसी महिला के साथ अत्याचार हुए होंगे। उसी के साथ उन्होंने जो अत्याचार हुआ उसका बदला लिया। अगर उनके साथ कोई अत्याचार हो रहा है और पुलिस प्रशासन उनका साथ नहीं दे रहा है, संविधान को लागू करके संविधान की बातें नहीं रखी जा रही हैं, तो हथियार तो उठाएंगे ही। इस जगह पर कोई भी हो, अगर पुलिस प्रशासन साथ नहीं देगा तो हथियार तो उठाने ही पड़ेंगे, क्योंकि ये मजबूरी है। उसने बहन जी ने हथियार उठाए और 22 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। वो 22 लोग, जो जहाँ तक मुझे याद है कि उन्होंने फूलन देवी जी के साथ बलात्कार जैसा जघन्य अपराध किया था। बलात्कार किया था। बलात्कार से भी ज़्यादा बलात्कार तो किया ही था। उसके बाद कुएं पे पानी भरने जा रही थी, उनको नंगा कर दिया था, वस्त्रहीन कर दिया, पूरे वस्त्र उतरवा लिए थे। इससे ज़्यादा निषाद कश्यप समाज के साथ साथ बहुजनों की बेइज्जती इससे ज़्यादा क्या होगी? परंतु उन्होंने बदला लिया। बहुजनों में एक संदेश दिया कि अगर किसी महिला के साथ कोई अत्याचार करेगा तो उसके खिलाफ हम हथियार उठाने के लिए तैयार हैं। और बहन जी ने ऐसा ही किया, उन्होंने हथियार उठाए। हथियार उठाने के बाद उनको पुलिस ने, उन्होंने खुद सरेंडर किया। पुलिस ने नहीं पकड़ा था उन्होंने सरेंडर किया। कुछ शर्तें थी, शर्तें मानी गई तो उन्होंने मध्य प्रदेश पुलिस में अपने आप को सरेंडर कर दिया। सरेंडर करने के बाद उन्होंने
सबसे पहले जो कहते हैं कि मुलायम सिंह यादव जी ने पर्चा भरवाया था, इस बात को मैं नहीं मानता हूं। मैंने सर्च किया है गूगल पे और नेट पे, मैंने देखा है सबसे पहले मान्यवर काशीराम साहब ने पर्चा भरवाया था। उनका भाई चचेरा था फूल सिंह के माध्यम से उन्होंने पर्चा भरा था और पहला चुनाव उन्होंने लड़ा था दिल्ली से चुनाव लड़ा था उन्होंने। और दिल्ली में उनका मुकाबला शत्रुघ्न सिन्हा और राजेश खन्ना जैसी हस्तियों के साथ था, इतनी बड़ी हस्तियों के साथ था। फिर उन्होंने चुनाव जेल में रही, मगर चुनाव लड़ा, पार्टी ने लड़ा चुनाव, पर्चा भरा उन्होंने, मगर वो हार गई। मगर वो हार नहीं मानी जाएगी। हार उससे कहते हैं कि एक बार चुनाव हार के वो बैठ जाए, मगर वो हार नहीं है। उन्होंने पहला चुनाव लड़ा था, पहले चुनाव में उन्होंने सीख ली और राजनीति में कदम बढ़ाने वाले माननीय काशीराम साहब का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। उसी के साथ आपको बता देना चाहता हूँ, आगे जब उन पर केस थे तमाम, तो उत्तर प्रदेश में माननीय मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री बन जाते हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुलायम सिंह यादव जी ने ये शर्त रखी कि अगर आप हमारी समाजवादी पार्टी में आती हो, समाजवादी पार्टी में ज्वाइन करते हैं, तो हम आपके सब मुकदमे वापस ले लेंगे। सब मुकदमे वापस ले लेंगे। तो उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन हमको परेशान करता है, बार बार तारीखें करनी पड़ रही हैं, बार बार हमको परेशान किया जा रहा है। तो उन्होंने जेल में ही रहकर उन्होंने ये फैसला लिया कि हम समाजवादी पार्टी में जाएंगे, क्योंकि उन्होंने कहा कि बहुजन समाज की पार्टी है, उसमें जाएंगे। वो जाने को भारतीय जनता पार्टी में भी चली जाती, कांग्रेस में भी चली जाती। उन्होंने ये कहा कि हम बहुजन समाज की ही पार्टी में जाएंगे। तो उन्होंने माननीय मुलायम सिंह यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी ज्वाइन की और वो मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने उनके सभी मुकदमे वापस ले लिए और बहन जी को सांसद बनाया। उन्होंने सांसद बनी और इलेक्शन भी लड़के सांसद बनी। वो कोई राज्यसभा नहीं गई, वो खुद चुनाव लड़के सांसद बनी। सांसद बनने के बाद पूरे उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे भारत में खुशहाली आ गई। बहुजन समाज के साथ साथ सभी निशाकर्षक समाज के लोगों पे खुशहाली थी। सभी महिलाएं, सर्व समाज की महिलाएं ये खुश थी कि हमारी बहन, हमारी बेटी आज सांसद बन गई है। सांसद बनी और उन्होंने काम किया। विकास के साथ साथ निशाकर्षक समाज को जो उत्पीड़न होते थे, सभी उत्पीड़न बंद हो गए। चारों तरफ कोई भी आँख मिलाने वाला नहीं था, क्योंकि हम निषाद समाज किसी से झगड़ता नहीं है। उन्हें पहले से किया जाता है, उन्हें पहले से छेड़ा जाता है। तो निषाद समाज को इंसाफ मिला, बहन जी को इंसाफ मिला, तो निषाद समाज का गौरव से सिर ऊंचा हुआ कि बहन जी आज हमारी सांसद बन गई। उसके बाद होता यह है कि गीदड़ शेर सिंह राणा ने उनकी हत्या कर दी। हत्या भी नहीं होती, ये भी हमको पता है, क्योंकि उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट पे अपनी सुरक्षा बढ़ाने की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि हमारी सुरक्षा बढ़ा दी जाए, हमको खतरा है, और खतरा भी होगा नहीं। उन्होंने ऐसे समाज से दुश्मनी ली थी जो समाज का बोलबाला है, तो ऐसे समाज से उन्होंने दुश्मनी लेकर तो उन्होंने सुरक्षा की मांग की, मगर उनकी एक नहीं सुनी। क्योंकि लोग तो वही बैठे थे सेंटर में, तो उनकी सुरक्षा नहीं बढ़ाई। इस बात का बहन जी को डर रहता था कि कभी भी कुछ भी अनहोनी हो सकती है, तो उन्होंने एक लाइसेंस की कही, अगर सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं तो हमें लाइसेंस दी जाए। आज मैं बता देना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश में कहीं भी भारत में अगर सत्ता के मिलकर अगर कोई पार्टी बनाता है, किसी पार्टी का नुकसान करता है, तो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर उसको Z+ की सुरक्षा दी जाती है। और एक समाज की शेरनी, पूरे भारत की शेरनी, उसको कोई सुरक्षा नहीं दी जाती है। उसके बाद गीदड़ शेर सिंह राणा, गीदड़ कहूँगा मैं उसे, उसने चोरी छुपे के घर में बैठा था। कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग आए थे बाहर से आए थे, उन्होंने गोलियां उन पर दांग दी। बहन जी की मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद पूरे निषाद कश्यप समाज में के साथ साथ बहुजन समाज में बड़ा ही रोष प्रकट हुआ। सभी लोगों ने CBI जांच की मांग की थी, CBI जांच कराई जाए, परंतु CBI जांच अब तक नहीं हो पाई। अभी तक 19 साल हो गई, अभी तक कोई भी CBI जांच बहन जी की नहीं हो रही है। क्योंकि अगर CBI जांच होगी तो मैं गुरु जी जहाँ तक समझता हूँ, मुझे काशीराम साहब का उनकी जो स्कीम का एक हिस्सा रहा है, तो वो CBI जांच ना होने के कारण जो मैं समझ पाया आज तक, क्योंकि एक तो बहुजन समाज से थी, पिछड़े समाज से थी, और अब तक जो सरकारें सेंटर में रही हैं
वो मनुवादी सरकारें हैं, वो संविधान उनकी मजबूरी है, लेकिन संविधान को वो दिल से और प्रैक्टिकल रूप में लागू नहीं करते हैं। इसीलिए काशीराम साहब इस कांग्रेस को और इस भाजपा को, एक को सांपनाथ और एक को नागनाथ, और ये दोनों ही जहरीले होते हैं, इस रूप में उनकी व्याख्यान उनका क्या करते थे। माननीय साहब ने बिल्कुल सही कहा था और आज हमको दिखाई भी दे रहा है। माननीय साहब ने जब भापा था कि ऐसा ही होगा और वो आज हो रहा है। माननीय साहब ने जो सोचा था वो आज हो रहा है। उत्तर प्रदेश के साथ साथ जहाँ भी कांग्रेस की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, तो दोनों जगह हमारे बहुजन समाज के लोग झेल रहे हैं। किसी को ज़मीन के मामले में मारा जाता है, कांग्रेस के राज्य में, कहीं पर कमलनाथ के राज्य में, उसी के राज्य में एमपी में भी मारा जाता है, कहीं पर हमारे बहुजन समाज के। आपके आगरा में पीछे 14-15 साल की बेटियां जो शेड्यूल कास्ट समाज से आती हैं, उनको रेप करने की कोशिश की गई और घर चला दिए गए। तो मतलब जब तक ये सांपनाथ और नागनाथ बैठे रहेंगे स्टेट या केंद्र में, ये सिलसिला मैं समझता हूँ रुकने वाला नहीं है, और बहुजन समाज को इससे एक सबक लेकर के और आगे की कुछ तैयारी करनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से एक और बात बता देना चाहता हूँ कि अभी 3 दिन पहले सभी भावुक तरीके से निषाद कश्यप समाज के साथ साथ बहुजन समाज के लोग श्रद्धांजलि दे रहे थे, और बड़ी ही कुछ महिलाएं तो रो रही थी। उनको याद आ रही थी कि आज हमारे साथ जो हो रहा है, हमारी कोई थाने चौकी में सुन नहीं रहा है, अगर दंगी होती तो हमारी सुनवाई होती। पर संसद में आवाज़ भी हुई, संसद में हमारे आरक्षण की आवाज़ भी उठती। उसके बाद महिलाएं दुखी थी, और सभी लोग फेसबुक पर और इंटरनेट का ज़माना है, आपको पता है, इंटरनेट के माध्यम से निषाद कश्यप समाज के साथ साथ बहुजन समाज के लोगों तक ये बात पहुंचा रहे थे कि हमारी आज वीरांगना फूलन देवी जी को सभी लोग श्रद्धांजलि दें, मैसेज पहुंचा रहे थे समाज में। तो कुछ मनुवादी लोगों को ये अच्छा नहीं लगा, उन्हें रास नहीं आया। कुछ मनुवादी लोगों की मानसिकता अभी तक नहीं बदली है। उन्होंने बहन जी को बहुत गंदी टिप्पणी की, बहुत गंदे शब्द बोले। आपके चैनल के माध्यम से मैं बता नहीं सकता हूँ, आपको मैं फेसबुक वगैरह पे आपको दिखा सकता हूँ, मोबाइल में दिखा सकता हूँ ऐसी गंदी चीज़ों से। परंतु समाज में, पूरे उत्तर प्रदेश के साथ साथ भारत में सभी समाजों में ये रोष हो रहा है। ये बहुत गलत बात की है इन लोगों ने, क्योंकि हमारी बहुजन समाज के साथ साथ हमारे निषाद कश्यप समाज के किसी भी महापुरुष पर कोई टिप्पणी नहीं करते हैं। हम सभी के महापुरुषों का सम्मान करते हैं, हम सभी के महापुरुषों के हाथ जोड़ के श्रद्धांजलि देते हैं। परंतु हमारे वीरांगना फूलन देवी के बारे में ऐसे गंदी टिप्पणी कैसे की? और फतेहाबाद में यही हैं आप, और फतेहाबाद का ही एक लड़का था जिसने गंदी टिप्पणी की, और हमारे निषाद कश्यप समाज के लोगों ने, सभी जो समाज के सेवक हैं, समाज को शुभचिंतक हैं, उन लोगों ने फतेहाबाद थाने में तहरीर भी दी है कि इसकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। गिरफ्तारी भी होनी भी चाहिए, गिरफ्तारी जल्द से जल्द होनी भी चाहिए ऐसे लोगों की, क्योंकि ऐसे लोग दंगा करा सकते हैं, ऐसे लोग कुछ भी करा सकते हैं। और उसकी जो फेसबुक आईडी है उस पर भारतीय जनता पार्टी का नाम लिखा हुआ है। हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी हैं, उनके साथ उसका फोटो है। ऐसे नालायकों का, इतने बड़े राष्ट्रपति जो हमारे देश के राष्ट्रपति हैं, उनके साथ फोटो, और ऐसी मानसिकता है ऐसे लोगों की, इससे बड़ी शर्म की बात नहीं है। मैं उत्तर प्रदेश के साथ साथ आगरा के एसएसपी साहब से और थाना अध्यक्ष फतेहाबाद से निवेदन करना चाहूँगा कि जल्द से जल्द इसकी गिरफ्तारी होकर इसे जेल और सलाखों के पीछे भेजा जाए, जिससे निषाद कश्यप समाज सुकून की सांस ले। वरना जब तक गांव में अगर इसके खिलाफ एक्शन नहीं हुआ तो ध्रुव जी क्या एक्शन होगा आपके बहुजन समाज का इसके प्रति? क्योंकि एक बहुत बुरी स्थिति है कि किसी वीरांगना को और किसी भी महापुरुष को इस तरह की भद्दी गाली या भद्दे शब्दों का इस्तेमाल करना। ये उसके अलावा फिर अगर आप ये SHO या यहाँ के जो थानेदार हैं, SO हैं, ये कार्रवाई नहीं करते तो क्या आपका एक्शन होगा? ऐसा है, आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि आपको पता है बहुजन समाज जब तक सोया है, जब तक सोता रहता है, जब जागेगा तो पुलिस प्रशासन के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश में प्रशासन बहुत ही ये कहेगा कि
कि निषाद कश्यप समाज के लोग, बहुजन समाज के लोग रोडों पर इतनी संख्या में आ रहे हैं, इसलिए हम लॉकडाउन का मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी ने जो किया उस लॉकडाउन का हम पालन कर रहे हैं। पालन के साथ साथ अभी हम 4-5 लोग ही थानाध्यक्ष को हमारी समाज के लोगों ने तहरीर दी है, उसी से हो जाए तो अच्छी बात है, परंतु अगर नहीं होता है तो आंदोलन हो सकता है। इसमें पुलिस प्रशासन ही जिम्मेदार होगा, इसमें हमारी समाज के साथ साथ बहुजन समाज का कोई भी जिम्मेदार नहीं होगा। तो साथियों, मैं इसी के साथ विदा लेता हूँ। अम्बेडकर नेशन से गौतम रत्ना और आप सुन रहे थे ध्रुव जी, जो बहुजन समाज पार्टी के नेता हैं यहाँ से, आगरा से, और सारे बहुजन युवा साथी खड़े हैं जो बहुजन समाज से बिलोंग करते हैं और बहुजन समाज को जागृत करने के लिए प्रयासरत हैं और कार्य कर रहे हैं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। गौतम रत्ना, अम्बेडकर नेशन से। बहुजन समाज के युवा दिन रात मेहनत कर रहे हैं। जो बाबा साहब ने किया था उसको पढ़कर, बाबा साहब ने जो लिखा है, उनके जो जीवन में हुआ है वो सब पढ़कर हमारे बहुजन समाज के लोग रात दिन मेहनत कर रहे हैं और जागरूक कर रहे हैं लोगों को कि हमारा हिंदू मुसलमान लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई हमारे ही लोगों से है। हमारे ही लोगों ने जो उत्पीड़न किया है, पहले हमको बराबर का दर्जा नहीं मिलेगा जब तक हमारी लड़ाई रहेगी। हमें आरक्षण बचाना है अपना, हमें आरक्षण के लिए जो लड़ाई लड़नी है, हमें आरक्षण का ही मुद्दा है सबसे बड़ा, क्योंकि अगर हम पे हमारा जिस दिन आरक्षण चला गया, हमको दोबारा उसी जगह पे पहुंचा देंगे ये लोग। इसलिए हमारे लोग जगह जगह जाकर, हर जगह जाकर, गांव देहात में जाकर बता रहे हैं कि हमारे आरक्षण को कैसे खत्म किया जा रहा है। सबका सब प्राइवेट सेक्टर में दिया जा रहा है। कुछ लोगों को पता नहीं। आगरा की जनता जानती है प्राइवेट सेक्टर का क्या मतलब है, क्योंकि आगरा की जनता को टोरेंट पावर एक कंपनी आई थी, उसने बता दिया है पहले 300 रुपये बिल दिया करके आज 3000 दे रहे हैं। बहुजन समाज के लोगों के साथ सबसे ज़्यादा उत्पीड़न हो रहा है। बहुजन समाज के लोग अगर कोई गरीब है, कोई अगर एक तार भी इधर उधर हो जाता है तो उनको जुर्माना 20-20 हज़ार का जुर्माना भी दिया जाता है। इसलिए अपने आगरा की जनता सबसे ज़्यादा। आपका नाम क्या है? वीरपाल जी, आप पूनम देवी जी के बारे में आप उनको किस तरह से देखते हैं कि क्या उन्होंने उनका जीवन रहा, आप किस तरह से देखते हैं? जितना उनके साथ अत्याचार हुआ और उस अत्याचार का उन्होंने जो बदला लिया, ये सबसे ज़्यादा मिसाइल देने वाली बात है। उन्होंने अपने बलात्कारियों का और जितने भी अत्याचारी थे उन सबसे बदला लिया, उनको मार कर। ये सबसे बहुत बड़ी बात है। क्योंकि ये वीरपाल जी हैं, अब इनको भी समझ आ रही है कि पूनम देवी जी ने जो काम किया वो कोई गलत काम नहीं था। उनके साथ में जो बलात्कार और जो इस तरह की घटनाएं हुई, एक तरीके से उन्होंने उसका बदला। तो साथियों, देखिए अभी हम फतेहाबाद आगरा में दूसरे जो बहुजन युवा साथी हैं, एक एक करके बात कर रहे हैं सभी से। सर, आप किस तरह से पूनम देवी जी को देखते हैं? क्या नाम है आपका? सुभाष गोरख। सुभाष गोरख जी। सुभाष गोरख जी, आप किस तरह से उनकी मुहिम को देखते हैं, उनके जीवन को देखते हैं? आप क्या संदेश देना चाहेंगे बहुजन समाज के लोगों को? जिसके साथ देते हुए ये कहना चाहता हूँ, कैसे मेरे बड़े भाई पूनम जी ने सब कुछ बता दिया, वही विषय है। और वो बड़ी वीरांगना थी और उन्होंने अपनी बेटी का बदला लिया और सांसद भी रही, और राजनीति में बढ़ने की वजह से दूसरी अन्य पार्टियों ने उनको मरवा दिया। तो आप सुन रहे थे, यहाँ पर ध्रुव जी हैं और वीरपाल जी हैं, इधर सुभाष गोरख जी हैं। आपका क्या नाम है? श्री कृष्ण जी। श्री कृष्ण जी, आप किस तरह से उनको सम्मान, अगर वो होती तो आपको लगता है कि आज निषाद समाज का एक कहीं और ज़्यादा सम्मान मिलता और महिलाओं को एक सम्मान मिलता, ऐसा लगता है? आपको क्या लगता है? जय भीम, जय भारत। हिंदुओं को एक शेरनी होता है, शेरनी को कोई छेड़ेगा वो मार देगी, छोड़ेगी नहीं। उन्होंने ऐसा ही काम किया, उसको बलात्कार किया, उन्होंने नारे मारे और वो अच्छा काम किया। आज हम भी उसकी तारीफ कर रहे हैं और ये होना चाहिए, किसी भी नारी के साथ में होता है वो तुरंत बदला ले। ऐसे कभी भी घर में बैठ कर नहीं रहना चाहिए। शेर की एक शेर ताड़ना होनी चाहिए। तो देखिए, अभी आपने जितने भी हमारे बहुजन साथी यहाँ पे हैं, ध्रुव जी हैं, बहुत बहुजन समाज को तैयार करने का काम कर रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं जो बाबा साहब का एक मिशन है, मास्टर की इज़ द पॉलिटिकल की, तो उस पर वो काम कर रहे हैं। और आज सभी
सारे जो जितने साथी हमारे बहुजन समाज के खड़े हैं सभी का ये कहना है कि वो एक शेरनी के रूप में थी फूलन देवी जी, और उन्होंने जो काम किया वो बहुत ही काबिले तारीफ काम किया। और हर महिला को इस तरीके से अगर उसको न्याय नहीं मिलता है शासन या प्रशासन से तो उनको इसी तरीके से बदला लेना चाहिए। तो इसमें कहीं मुझे भी कहीं कोई बुराई नहीं लगती है, क्योंकि जब शासन प्रशासन अगर आपके कानून को रक्षा ना करे तो आपको अपनी रक्षा खुद ही करने के लिए आपको कुछ ना कुछ कदम उठाना पड़ेगा। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। जय भीम, जय भारत। गौतम रत्ना, अंबेडकर नेशन यूट्यूब चैनल से। अंबेडकर नेशन चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अंबेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। अंबेडकर नेशन चैनल जो YouTube पर भी प्रसारित होता है, प्रस्तुतकर्ता गौतम रत्ना। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना। खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336 बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं।